गवर्नमेंट कॉलेज इटावा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी विश्वकर्मा, क्लास BA पार्ट 3rd ईयर, सब्जेक्ट सोशोलॉजी, पेपर फर्स्ट, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कंटेंट में हमने अनुसूची के उद्देश्य, अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया और अनुसूची के अंतःस्वरूप के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अनुसूची के प्रकार और किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग हम अनुसूची में करते हैं। इसके बारे में हम आज के कंटेंट में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अनुसूची के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केड्यूल। अनुसूची कई प्रकार की होती है। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकनात्मक अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची। सर्वप्रथम हम अनुसूची के प्रथम प्रकार अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता है, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर को भरता है। इस प्रकार से यह अवलोकन पथ प्रदर्शिका होती है, ऑब्जर्वेशन गाइड का काम करती है। यह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है और उसे किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी हैं, इसका मार्गदर्शन भी यह करती हैं। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग डोरोथी थॉमस एवं शार्लेट बूटलर द्वारा अपने अध्ययन में किया गया है। इसके गुण निम्नांकित हैं। ए, यह अनुसंधानकर्ता को पुनः स्मरण की शक्ति भी प्रदान करती है। बी, यह विषयात्मक अभिलेख को भी संभव बनाती है। सी, यह प्रमाणीकरण को भी संभव बनाती है। डी, यह विषय क्षेत्र को सीमित करने एवं आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने में सहायता प्रदान करती है। अनुसूची का दूसरा प्रकार मूल्यांकन अनुसूची है, रेटिंग स्केड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी व्यक्ति के किसी विषय के बारे में हम लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अनुमति आदि के सांख्यिक मापन हेतु किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता जांचने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है।
समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इसमें सूचनादाता की पसंद, नापसंद तथा विपक्ष पक्ष के विचारों को जाना जा सकता है। अनुसूची का तीसरा प्रकार इस प्रकार है: प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट स्केड्यूल। हमारे समाजशास्त्री श्रीमती यंग के अनुसार इन अनुसूचियों का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरियों, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किस विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में लिखित प्रलेखों से सूचनाएं मिलने की संभावनाएं हों। कहने का मतलब है प्रलेख अनुसूची से हम प्राथमिक तथ्य ही एकत्रित नहीं करते हैं, इसके द्वारा हम दैतिक तथ्यों को भी एकत्रित कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा तथ्यों के बारे में आपको समझाना चाहूँगी। प्राथमिक तथ्य वह होते हैं जो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रथम बार एकत्रित करता है, जैसे कि अनुसंधानकर्ता अवलोकन और साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता से जो प्रश्न प्राप्त करता है, जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, जो आंकड़े संकलित करता है, उनको प्राथमिक कहा जाता है। और दैतिक तथ्य वो होते हैं जिन्हें जो प्राथमिक के भी प्राथमिक होते हैं वह दैतिक होते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है, जो कि लिखित रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी के जीवन के बारे में जानना है तो उसकी आत्मकथा को पढ़ के उसके संबंध में जो है ही नहीं, तो उससे संबंधित जानकारी हमें उनकी आत्मकथा में मिल जाएगी, डायरियों में मिल जाएगी। और जो हमें कई सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े एकत्रित करने होते हैं वो उनके दस्तावेजों से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह आंकड़े जो होते हैं वह दैतिक कहलाते हैं, और अनुसूची के द्वारा हम प्राथमिक के साथ साथ दैतिक आंकड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूची का चौथा प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशन सर्वे स्केड्यूल। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार किसी संस्था के समकक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा किसी संस्था के विशेष पक्ष, उसकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं तथा
कार्यकलापों का भी अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए हम इसी प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की अनुसूचियों से हम पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्यप्रणाली का सरलता से अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रकार के सर्वे के क्षेत्र का सर्वे करने के लिए हमें संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का ही प्रयोग करना पड़ता है, तथ्यों को एकत्रित समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए। अनुसूची का 5वां प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। पहले मैं आपको साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। साक्षात्कार वह होता है जो दो व्यक्तियों की आमने सामने की स्थिति में जो वार्तालाप होती है, साक्षात एक दूसरे के सामने होते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार अनुसूची उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करके उनसे औपचारिक साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से संबंधित है। इसमें प्रश्नों की रचना पहले से ही होती है और साक्षात्कारकर्ता या कार्यकर्ता उन्हें एक एक करके सूचनादाता से पूछता जाता है और उनके उत्तर भी स्वयं भरता जाता है। यह साक्षात्कार को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुल मिला के ये है कि जो अनुसूची होती है, प्रश्नों की एक सूची होती है, प्रश्नों का एक फॉर्म होता है, उसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाता से प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने की स्थिति में उस समस्या से संबंधित अनुसूची को उत्तरदाता से समस्या से संबंधित उत्तर प्राप्त करके स्वयं भरता है, इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। इसी के साथ अब हम प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न लिए जाने चाहिए। क्वेश्चंस यूज्ड इन ए स्केड्यूल, अनुसूची में प्रयुक्त प्रश्न। अनुसूची में अनेक प्रकार के प्रश्नों की रचना की जाती है तथा किसी अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, यह अनुसंधान की समस्या तथा प्रकृति और उत्तरदाता की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुसूची में पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो पहला है अप्रतिबंधित या खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके स्वाभाविक उत्तर
प्रश्न के साथ लिखे नहीं जाते, अपितु जिनका उत्तर देने के बारे में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर छोटे भी हो सकते हैं और अधिक लंबे भी हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आपको किस पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार सबसे अधिक पसंद आया। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि अप्रतिबंधित और खुले प्रश्न हैं, तो अनुसूची में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ही उत्तर दिए हुए होते हैं कि आपको इसमें से एक टिक करना या एक मार्क करना या एक बताना है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है, उसके बाद उत्तरदाता को खुली छूट होती है कि वह उसके बारे में क्या मत क्या राय अपनी देगा, किस प्रकार से वह उसका उत्तर देगा, वह उसकी इच्छा होती है। वह उसको खुले रूप से अपना उत्तर या अपना मत उस प्रश्न के बारे में देने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपको किस पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार सबसे अधिक पसंद है, या हम कह सकते हैं कि प्री पोल या एग्जिट पोल के संबंध में आपके क्या विचार हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और हम इस तरह के भी प्रश्न उनसे कर सकते। कई तरह के इस तरह के प्रश्न होते हैं जिनका कि उनको छूट होती है कि वो किस तरह का उत्तर वो उसके अंदर देंगे, उनको हम बांध नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें अप्रतिबंधित या खुले प्रश्न होते हैं। इनका भी प्रयोग हम अनुसूची में करते हैं, लेकिन जो प्रश्न होते हैं वह समस्या से संबंधित होने चाहिए, जिससे कि हमारा अनुसंधान सही मार्ग पे जाए, सुचारू रूप से और यूजफुल और उपयोगी हो। दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रतिबंधित या संरचित, क्लोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। इन प्रश्नों में उत्तरदाताओं को उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक प्रत्युत्तर भी प्रश्न के साथ लिखे रहते हैं तथा सूचनादाता इन्हीं प्रत्युत्तरों में से कोई उत्तर देता है। प्रतिबंधित प्रश्न दोहरे उत्तर वाले अथवा बहुवैकल्पिक हो सकते हैं। सामान्यतः दोहरे उत्तर वाले प्रश्नों का ही निर्माण किया जाता है, जिनमें उत्तरदाता को केवल हाँ या ना में ही उत्तर देना पड़ता है। प्रतिबंधित स्वतंत्र में तो क्या था, वो बिल्कुल स्वतंत्र था। सामने वाला उत्तरदाता वो समस्या से संबंधित जो भी उत्तर वो अपनी स्वतंत्रता से दे सकता था। लेकिन प्रतिबंधित और संरचित प्रश्न के अंतर्गत उसके अंदर ही उनको कुछ वैकल्पिक प्रत्युत्तर देने होते, उनमें से एक का चुनाव उसे करना होता है। जैसे कि उदाहरण तो वो बन गया कि अपने विचार से नहीं दे सकता, जो भी उसके अंदर दे रखा है उसी में से उसको जवाब देना, तो वो बन गया। अपने विचारों से नहीं दे सकता, उनको जो सूचना दाता अनुसंधानकर्ता ने जो उत्तर दिए हैं उनमें वो बन चुका है और उन्हीं में से उसको उत्तर देना है। इसलिए इसको प्रतिबंधित या संरचित प्रश्न, इसलिए इनको प्रतिबंधित प्रश्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगी, उदाहरण बताना चाहूँगी कि आपके कितने बच्चे हैं, तो इसका उत्तर हुआ 1 है, 2 हैं या 3 है। अब सामने वाले उत्तरदाता को इन्हीं में से ही उत्तर देना है, या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगी कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बंद गया, उसको इसी में से जवाब देना है।
तो इस प्रकार प्रतिबंधित स्वतंत्र, तो आप इस तरह से समझ सकते हो बच्चों कि जो स्वतंत्र होते हैं उसमें उत्तरदाता स्वतंत्रता से अपना उत्तर दे सकता है, लेकिन वह समस्या से संबंधित होना चाहिए। और प्रतिबंधित में उसको उसी में उत्तर देने के लिए बाध्य होता है और उसी में से उसको उत्तर देना होता है। जैसे कि आपका परिवार एकांकी है या संयुक्त, तो उसको उसी में से उत्तर देना है। इसी प्रकार मिश्रित प्रश्न भी अनुसूची में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिबंधित एवं अप्रतिबंधित प्रश्नों का मिश्रण होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ वैकल्पिक प्रत्युत्तर तो दिए जाते हैं, परंतु साथ ही सूचनादाता को अन्य कोई प्रत्युत्तर देने की स्वतंत्रता भी रहती है। आज अधिकांशतः अनुसूचियों में मिश्रित प्रश्नों का ही प्रयोग किया जाता है। जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चनरी का प्रयोग आज वर्तमान में अधिक किया जा रहा है। प्रश्नों को इनकी प्रकृति एवं उद्देश्य तथा उत्तरों की संख्या के आधार पर ही भिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रकृति एवं उद्देश्य के आधार पर प्रश्न 3 प्रकार के हैं। सूचना संबंधी इंफॉर्मेटिव प्रश्न, ये प्रश्न सूचनादाता की राय या मत जानने के लिए निर्मित किए जाते हैं। सूचना संबंधी जो प्रश्न होते हैं वह सूचनादाता की राय और मत को जानने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल हो गई है। आपकी राय में इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। अब इसके उत्तर हैं सरकार, गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी। तो उनसे उनकी राय पूछी गई है सामने वाले उत्तरदाता से, तो वह इनमें से अपनी एक राय दे देगा। वो कोई कहेगा बढ़ती हुई आबादी है, भ्रष्टाचार है, कोई कहेगा सरकार है, कोई कहेगा गरीबी है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये उनकी राय जानने के लिए बनाए गए हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न है परामर्श संबंधी प्रश्न। इन प्रश्नों की रचना किसी समस्या के बारे में सूचनादाताओं के परामर्श मांगने के लिए की जाती हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि आपकी राय में क्या जनता द्वारा राजनीतिक मामलों में रुचि या भाग लेना सही है? ये उनसे परामर्श ले रहे हैं। तो इसके उत्तर में सही है। दूसरा है सही नहीं है तो क्यों? तो उसके अंदर क्यों में उसको खुली स्वतंत्रता दे दी है ना। तो इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं, प्रश्न का जो प्रयोग किया जाता है वह उत्तरदाता के परामर्श के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार का है विवेचनात्मक। इन प्रश्नों का प्रयोग विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन प्रश्नों का प्रयोग विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्नों के संभावित उत्तरों की संख्या के आधार पर प्रश्नों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी है दोहरे उत्तर वाले प्रश्न। दोहरे उत्तर वाले प्रश्न, इनके संभावित उत्तर केवल 2 ही होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने दिया था एक एग्जाम्पल आपको, आज देश में बेरोजगार की समस्या बहुत विकराल हो गई है। आपकी राय में समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसमें से वह उत्तर सरकार, गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी, समस्या की कमी, अन्य
उत्तर कुछ भी हो सकता है, नहीं या पता नहीं। तो इसके लिए वह 2 उत्तर इसमें से दे सकता है। कोई सा भी दे सकता है, सरकार भी दे सकता है, गरीबी भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है। तो दोहरे उत्तर वाले प्रश्न हैं, इसमें केवल 2 ही होते हैं उत्तर। अब ये बहुवैकल्पिक प्रश्न, इनके अनेक संभावित उत्तर होते हैं। इसमें कई सारे संभावित उत्तर हो सकते हैं, है ना। श्रेणीबद्ध प्रश्न, इनमें दिए गए उत्तरों को प्राथमिकता के आधार पर पुनः लिखने के लिए कहा जाता है। उनके सामने बने कोष्ठक में प्राथमिकता को 1 2 3 4 5 इत्यादि लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें कई सारे उत्तर आपको दिए थे, तो उसमें से उसको ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आप किसको देंगे, सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हैं, सेकंड नंबर पे किसको। भाई जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसका विकराल रूप हो रहा है, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या गरीबी को पर फर्स्ट नंबर उसको देंगे, सेकंड नंबर आप किसको मानते हैं उसके। तो 1 2 3 4 5 के आधार पर भी हम उससे सूचना एकत्रित कर सकते हैं। और चौथा है चेक मार्क। इसमें उत्तरदाता को अपनी राय वाले उत्तर के सामने चेक मार्क करना होता है, यानी कि टिक करना होता है। जैसे आप या विरोधी राय वाले उत्तर के सामने उसे क्रॉस चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे कि इसमें राइट का निशान, जिससे वो सहमत है उसमें राइट लगा देगा और जिससे वह सहमत नहीं है उसमें वह क्रॉस लगा देगा। इस तरह के भी प्रश्न इसमें अनुसूची में समाहित करते हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये कंटेंट समाप्त करती हूँ। आप सभी का इसको सुना और आप सभी ने इसको पसंद किया और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इससे ज्ञान मिलेगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बच्चों और सभी से निवेदन करती हूँ, ये हमारा कोरोना का टाइम है, इसीलिए हमारे आयुक्त महोदय द्वारा ये कंटेंट व्यवस्था चलाई गई है ताकि आप लोग शिक्षा का पूरा उपयोग करें। जितने भी ये कंटेंट आपके प्रोफेसर द्वारा डाले जा रहे हैं आप उनको पढ़ें और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उनसे संपर्क करें और अपनी अच्छी तरह से अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। ये समय है, इसमें हम सभी को मिलजुल कर इससे लड़ना है। और अब अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज करें, घर पे रहें और मास्क लगा के रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।